जो विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो अभी तक मैं बीच में थोड़ी देर नहीं की, लेकिन जितना सुना है उन बातों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आप ईरान वॉर और ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसका सारी दुनिया के अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसी संदर्भ में हिंदुस्तान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की समीक्षा की जाए। और 5 मिनट में बोलना थोड़ा मुश्किल है, 10 मिनट। तो ईरान वॉर से मैं शुरू करूँगी। और सॉरी, मैं आज से 2 साल 2.5 साल पहले जब सबसे पहले गाज़ा पे आक्रमण किया था इजराइल ने, तब हमने सईद नकवी को बुलाया था बोलने के लिए जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट की तरफ से। और उस समय जब हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी कि हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि यदि किया भी हमला तो क्यों किया, क्योंकि इजराइल जैसे राक्षस से पैलेस्टाइन कैसे निपट सकता है। उस समय सईद नकवी ने ये बात रखी कि नहीं, ये लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है, और जिन्होंने ये लड़ाई शुरू की है उनको मैं सलाम करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि वो लड़ाई आगे कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि पैलेस्टाइन की लड़ाई केवल पैलेस्टाइन की लड़ाई नहीं है, ये वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, और वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स जो है वो पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो इसको उस पूरे उसमें देखना चाहिए, केवल अकेले पैलेस्टाइन की लड़ाई को नहीं देखना चाहिए। 2 साल पहले जब उन्होंने ये बात कही थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 2 साल के अंदर वेस्ट एशिया का जो चित्र है वो इतनी तेज़ी से और इतनी बड़ी पैमाने पे बदलेगा। अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया वो कोई पहली बार नहीं किया है। उनकी ये लड़ाई 1979 से चली आ रही है, जब से शाह ऑफ ईरान को हटा करके इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने ये कहा कि हम अपने देश की आज़ादी चाहते हैं, ये आज़ादी चाहते हैं कि हम खुद तय करें। अभी ट्रेड बिल के ऊपर बात हुई कि हिंदुस्तान खुद तय नहीं कर पा रहा है कि वो क्या व्यापार करे, उसे अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। तो जब ईरान ने ये स्टैंड लिया कि हम खुद तय करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, तो अमेरिका को वो बहुत ज़्यादा खटकने लगा, और तब से ये लड़ाई जारी है। लेकिन 28 फरवरी को जब उन्होंने मिनाब के एक एलिमेंट्री स्कूल में बम गिरा के 145 बच्चियों को, 7 से 12 साल की बच्चियों को मारा, और उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के गार्ड, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का एक साथ कत्ल किया, तब सबने ये सोचा कि इतने सारे लीडर्स का कत्ल करने के बाद में और इस तरह की बमबारी करने के बाद में वहाँ पे अराजकता फैलेगी और लोग असुरक्षित महसूस करेंगे, और ट्रंप ने कहा 48 घंटे में हम सरकार बदलने के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं। उसका जो जवाब ईरान ने दिया 2 घंटे के भीतर पलटवार करके, उन्होंने जो कहा था कि यदि आप हम पे वार करेंगे तो आपके जितने बेसेस हैं, मिलिट्री बेस जो आपने बना के रखे हैं खाड़ी के देशों में, हम उन देशों, उन बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे आक्रमण करेंगे और हम इजराइल पे आक्रमण करेंगे। और ये करने में उन्हें केवल 2 घंटे का समय लगा, और उन्होंने जिस तरह से वॉर की, और उसके बाद में जो अभी तक वो लड़ते आ रहे हैं, और अब करीब करीब सारी दुनिया ये मान गई है कि इस लड़ाई में ईरान का पलड़ा भारी है, और अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है। और ईरान ने ये शर्त रखी है कि हम तब तक आपके साथ में कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते जब तक आप इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे कि आपके जितने मिलिट्री बेसेस हैं, जितने आपने वहाँ पे बना के रखे हैं खाड़ी के देशों में, उन सबको आप हटाएं। और यदि वेस्ट एशिया से अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हट जाते हैं तो आप सोचिए कि वेस्ट एशिया का क्या रूप बदलेगा। उन्होंने ये कहा कि हम तब तक नहीं हम निगोशिएट नहीं करेंगे जब तक आप लेबनान के ऊपर बम गिराना बंद ना करें। उन्होंने ये
ये भी एक बात कही कि हम पैलेस्टाइन के स्टेटहुड के लिए भी लड़ेंगे। तो ईरान अपनी संप्रभुता के लिए तो लड़ रहा है, लेकिन वेस्ट एशिया के चित्र को बदलने के लिए भी लड़ रहा है। और ऐसे समय में ईरान की जीत जो होगी वो पूरी दुनिया के तीसरे देश के लोगों के लिए, तीसरे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि यदि ईरान जीतता है अपनी सोवरेनिटी कायम करने में, तो वो क्यूबा के लिए महत्वपूर्ण है, वो वेनेजुएला के लिए महत्वपूर्ण है, वो अफ्रीका के उन सब छोटे छोटे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी सारे के सारे अमेरिका के और यूरोप के एम्पायर के शिकंजे में, यदि मिलिट्री शिकंजे, मिलिट्री भी है अमेरिका के 780 या कहते हैं 900 मिलिट्री बेसेस है 80 देशों पे, और उसके अलावा जो आर्थिक रूप से उन्होंने सारे देशों को अपने शिकंजे में जकड़ के रखा है, क्योंकि डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है। और ईरान ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जब उन्होंने वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पे उन्होंने कहा हम शिप को नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ गुजरने के लिए जो पेमेंट करेगा वो हमें युआन में चाहिए। ईरान के ऊपर वैसे भी सैंक्शंस थे, तो वो डॉलर को कमतर करने की जो कोशिश ईरान ने की है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश है। क्योंकि यदि डॉलर का महत्व कम होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी ने जो इतना बड़ा फाइनेंस का एम्पायर बना के रखा है वो सारा एम्पायर कमज़ोर होगा, और वो फाइनेंस के एम्पायर के कमज़ोर होने से तीसरी दुनिया के सारे देशों को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब हम केवल फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, हम स्पेकुलेशन की बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअल ब्रिज बनाने की बात करेंगे, हॉस्पिटल बनाने की बात करेंगे, स्कूल बनाने की बात करेंगे। तो ये लड़ाई आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, ये तो हम में से कई लोगों को पता है कि गैस के सिलेंडर मिलना बंद हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद हो गए, गैस की सप्लाई कम हो गई। लेकिन साथ साथ रुपया जो था वो 27 फरवरी को $1 का 91 रुपये था, वो एक महीने के अंदर बदल के $1 का 93.8 रुपया हो गया। तो रुपया जो इतनी तेज़ी से गिरा है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि वो कैसे गिरा। रुपया गिरता है जबकि हमें डॉलर की ज़रूरत होती है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं। तो यदि ईरान में युद्ध हो रहा है और खाड़ी से पेट्रोल नहीं आ पा रहा, गैस नहीं आ पा रहा, और पेट्रोल के दाम डॉलर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो खाड़ी में हमारे लोग काम करने गए हैं वो अपने पैसे नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए ये सोच के कि हिंदुस्तान में फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे, अभी हुए नहीं थे, ये सोच के बहुत बड़ी मात्रा में स्पेकुलेशन हुआ, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया था वो सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ से उड़ उड़ के बाहर जाने लगा, जिसकी वजह से कि रिजर्व बैंक ने कोशिश करने के बावजूद भी रुपए को बचा नहीं पाए। तो हमारी इकोनॉमी, हमारे रुपए की एक्सचेंज वैल्यू जो अमेरिका से और यूरोप से इन्वेस्टमेंट आता है हमारे देश में, और किस लिए आता है, केवल स्पेकुलेशन के लिए, केवल पैसा बनाने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है। जिस स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी थी, और जब स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद में बांडुंग में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुत हो गया, हम ये विदेशों के कोर्ट में और विदेशों के पास जाके जस्टिस मांग रहे, अब हम नहीं मांगेंगे। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है हम साम्राज्यवाद से अलाइन नहीं होंगे किसी भी तरीके से। उसको मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही भद्दे रूप में ये कहा कि हम मल्टी अलायंस कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब मल्टी अलायंस नहीं था, और नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था कि हिंदुस्तान चाहे कि हम अमेरिका को भी खुश रखेंगे और हम ब्रिक्स के भी मेंबर बने रहेंगे। इस तरह से हेज पे बैठ के हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी शर्मिंदगी है हम लोगों के लिए कि इतना बड़ा देश, ईरान में तो खाली 92 मिलियन लोग हैं, हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे पास इतना ज़्यादा लोग हैं, और हम जो है खड़े नहीं हो सकते ईरान के साथ। हमने एक शब्द नहीं कहा, प्रशांत भूषण यहाँ बैठे, उन्होंने कहा था मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है ईरान के विषय में, एक शब्द नहीं कहा कि केवल क्या कहा कि ईरान ने खाड़ी के देशों पे जो बम गिराया उससे जो नुकसान हुआ उससे हमें दुख है। यूएन जनरल असेंबली में जाकर के उन्होंने इस तरह के रेजोल्यूशन पास किए। तो हमारे देश की सरकार जो है
वो मजदूरों का, किसानों का दमन करने के साथ साथ अपने पूरे देश की आज़ादी, जिस आज़ादी के लिए हम इतना लड़े थे, जो हमें गांधी और नेहरू ने दिलाई थी, उस आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं इकोनॉमिक लालच के कारण। और यदि हमारा देश आज़ाद नहीं है, हमारी सरकार आज़ाद नहीं है, तो वो आप कितने भी एजिटेशन कर लीजिए, वो आपकी मांगों को पूरा कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो आज़ाद है ही नहीं मांगों को पूरा करने के लिए। थैंक यू।